बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ख़बरें बहुत बड़ी हैं और इंतख़ाबात की तारीख़ आने वाली है क्योंकि अदालत के अंदर बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और जो बेंच था 9 रुकनी उसमें से 4 जजेस निकल गए हैं। कौन जजेस निकले, क्यों निकले और क्या फ़ैसला हुआ और इसके बैकग्राउंड में क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। और फिर मैं आपको बताऊँगा कि एक्चुअली हाई कोर्ट्स के अंदर जो प्रोसीडिंग्स हो रही थी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे उसका क्या असर पड़ेगा। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज एक बड़े अहम सवाल का, जो इस केस के साथ जुड़ा हुआ सबसे अहम सवाल है, उसका जवाब दिया। मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब गिरफ्तार हो गए। लगभग 80 साल उनकी उम्र है। ये वो शख्स है जो पाकिस्तान जब बना था तो इनके वालिद अगवा हो गए थे। बहुत मुश्किल हालात में बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हुए ये लोग पाकिस्तान पहुँचे थे, बहुत मुश्किल से, और रेलवे स्टेशन के ऊपर सोते रहे हैं। बड़ी तकलीफ़ में इन्होंने अपनी इब्तदाई ज़िंदगी गुजारी और फिर पाकिस्तान की फ़ौज को ज्वाइन किया। इन्होंने जंगों में हिस्सा लिया और पाकिस्तान के दिफा के लिए हर सतह पर इन्होंने कुर्बानी दी। ये डट कर पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़े रहे। जब ये रिटायर हो गए तो उसके बाद भी भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा हो या कहीं और से कोई प्रोपेगेंडा आ रहा हो, ये हमेशा हर प्रोपेगेंडा का जवाब देते रहे। अब गुज़िश्ता कुछ अरसे से ये दिफाई तज्ज़िया निगार के अलावा या दिफाई तज्ज़िया देने के अलावा पॉलिटिकल मामलात के ऊपर भी तज्ज़िया दे रहे हैं। और पॉलिटिकल मामलात में जो पॉलिटिकल माफियाज़ हैं उनके ख़िलाफ़ भी अपना एक बड़ा ज़बरदस्त मौक़िफ़ जनरल रिटायर शुएब साहब रखते हैं। अब जनरल शुएब साहब के साथ हुआ क्या है, वो मेरे एक प्रोग्राम में आए थे, वहाँ उन्होंने कुछ बातचीत की थी और उस बातचीत के नतीजे में जनरल अमजद शुएब साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। जनरल साहब को गिरफ़्तार कैसे किया गया और वो कौन से हालात हैं जिनकी वजह से पकड़ा गया, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि ये FIR बोगस है, झूठी है, फ्रॉड है। और इसमें उनको अब रिमांड पे दे दिया गया है। यानी वो शख्स जिसने पाकिस्तान के लिए जंगें लड़ी, वो शख्स जिसने रिटायरमेंट के बाद भी पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाई, वो शख्स जो हमेशा अपने सीने के साथ पाकिस्तान का परचम लगा कर रखता है, आज जब वो अदालत में पेशी के लिए आ रहा था तब भी उसके सीने के ऊपर, उसके कोट के ऊपर पाकिस्तान का परचम लगा हुआ था। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। जब उन्हें पूछा गया कि आपको अपनों ने पकड़ा है या किसी और ने पकड़ा है, तो इस पे भी वो मुस्कुरा कर वहाँ से चले गए। लेकिन उस मुस्कुराहट के अंदर जो तकलीफ़ है उसको पूरे पाकिस्तान ने महसूस किया है और इसमें बहुत ज़्यादा रंज है, बहुत ज़्यादा गम है जो रिटायर फ़ौजियों की तंजीम है उसमें, क्योंकि जनरल साहब उस तंजीम को लीड करते हैं। और जनरल साहब बड़े मुतहर्रिक इंसान हैं, एक बुज़ुर्ग इंसान हैं और उनकी पाकिस्तान के लिए बहुत सारी खिदमात भी हैं। उनके पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अब इख्तलाफ कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो वो कहते हैं उनसे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आज़ादी इज़हार राय आप उनसे नहीं छीन सकते। आज़ादी इज़हार राय आप उनसे नहीं छीन सकते, किसी से भी नहीं छीन सकते, और जिससे भी छीनी जाएगी उसके खिलाफ बात की जानी चाहिए। अब जनरल साहब ने ऐसा क्या कहा कि उनके ऊपर ये मुकदमा हो गया, मैंने सारा ट्रांसक्रिप्ट निकाल कर आपके सामने रखा है। जनरल साहब से जब मैंने सवाल किया तो मैंने सवाल किया था इकॉनमी के ऊपर, और मैं फ़रूख हबीब की तरफ जा रहा था तो जनरल साहब ने मुझे रोका और रोक कर वो बोलना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि जेल भरो तहरीक एक गलत फैसला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और उन्होंने ये करार दिया और तहरीक इंसाफ पे तनकीद कर रहे थे जनरल अमजद शुएब साहब। उन्होंने कहा कि जेल भरो तहरीक गलत फैसला था, जो हुक्मरान होता है वो बेशर्मी पे उतरा होता है, फ़र्क नहीं पड़ता, वो पूरे पाकिस्तान में आपके पकड़े हुए लोगों को फैला देगा, फिर आप अपने आप को अजियत देंगे। यानी इस किस्म की बातें वो कर रहे थे। लॉन्ग मार्च से भी कभी हुकूमत नहीं बदली, अपने लोगों को जलीलो ख्वार किया, ये इमरान खान साहब की पॉलिसीज़ पे तनकीद हो रही है। और फिर कहा कि उनके घरों में भी छलांगे लगवाएंगी, फिर क्योंकि वो पुलिस वगैरह घरों पे कूद के आ गई थी, तो वो सारी वो सिनेरियो बता रहे थे कि ना लॉन्ग मार्च अच्छा आइडिया था, ना जेल भरो तहरीक अच्छा आइडिया था। ये जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब कह रहे थे। मैंने उनसे यहाँ पे एक सवाल टोक के मैंने कहा तो फिर इमरान खान साहब घर बैठ जाएं और बैठकर बदवाएं दें, और क्या उसके नतीजे में कोई तब्दीली आएगी? तो इस पे जनरल साहब ने फिर कहा कि आप अपनी स्ट्रेटजी पे वर्कआउट करें, आप अपनी हिकमत अमली वर्कआउट करें, यानी अपनी हिकमत अमली आप तैयार करें। जनरल साहब ये कह रहे हैं। ज़रा आप एक एक जुमले पे आप गौर कीजिएगा। ये एक पैराग्राफ है जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है जनरल साहब पे, और उनको फिर बागी गद्दार, ये सारी जो वो जो एक खेल खेला जाता है पाकिस्तान में हमेशा से, वही खेल जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब के साथ खेला जा रहा है।
यानी उस आदमी को जो पाकिस्तान का वफादार रहा हमेशा, उसको पाकिस्तान का बागी डिक्लेयर किया जा रहा है कि ये बगावत पे उकसा रहा है पाकिस्तान के लोगों को। अब जनरल साहब क्या कह रहे हैं कि आप अपनी स्ट्रेटजी वर्कआउट करें। फिर जनरल साहब कहते हैं कि मिसाल के तौर पर, यानी उन्होंने जो बात की वो फॉर एग्जांपल की है, मिसाल के तौर पे की है। अब मिसाल के तौर पे कुछ भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे खुदा न खास्ता इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर देता है, मिसाल के तौर पे कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, मिसाल के तौर पे वो कुछ भी कह सकते हैं, कोई बड़ी से बड़ी बात कर सकते हैं, क्योंकि वो एक मिसाल दे रहे हैं, वो कोई डायरेक्शन नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा मिसाल के तौर पर अगर आपके कहने पर अगर आप कहते हैं कि जी कल इस्लामाबाद में सरकारी दफ्तरों में कोई नहीं जाएगा, और अगर आपकी कॉल पर लोग नहीं जाते तो अगले दिन हुकूमत सोचेगी कि हम बैठे। तो यहां तक उन्होंने बात की, यहां से मैंने उनको टोक दिया। अब जरा ये देखें कि इस पैराग्राफ के अंदर क्या है ऐसा। उन्होंने कहा मिसाल के तौर पर आप एक स्ट्रेटजी बनाएं, मिसाल के तौर पर अगर आपके कहने पे अगर आप कहते हैं, यानी 2 मरतबा अगर का लफ्ज़ आ चुका है, तीसरी मरतबा फिर आएगा कि जी कल इस्लामाबाद में सरकारी दफातर में कोई नहीं जाएगा, फिर कहते हैं और अगर आपकी कॉल पे लोग नहीं जाते तो अगले दिन हुकूमत सोचेगी कि हम बैठे। तो यहां मैंने उनको टोका, मैंने कहा नहीं, ये वाला ऐलान करके तो अपने आप को ख़राब करने वाली बात है। इसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान के जो सरकारी महकमों में काम करने वाले लोग हैं उनको ट्रेंड ऐसे किया जाता है कि वो खासे बुज़दिल हो जाते हैं, ये मैंने कहा उसमें, और फिर वो इन महकमों में नौकरी के ऐसे गुलाम बन जाते हैं कि अपनी आज़ाद सोच के मुताबिक फ़ैसला नहीं कर पाते। मैंने उनके इस आइडिया को कहा कि नहीं, ये ड्रॉप आइडिया है, या मुझे लगा कि ये फ्लॉप आइडिया है, ये नहीं हो पाएगा। लोग अपनी नौकरियां ख़राब नहीं करते पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहां पे बहुत ज़्यादा अदम तहफ़्फ़ुज़ के शिकार हैं पहले ही लोग। अब ज़रा इस पर गौर करें कि कहा क्या जनरल साहब ने, क्या कहा। उन्होंने एक मिसाल के तौर पे बात की, और इस पे इस वक्त वो जिस्मानी रिमांड 80 साल की उम्र में अपने सीने पे पाकिस्तान का परचम लगाकर भुगत रहे हैं। ये है जी वो मामला, मैंने आपके सामने रख दिया। अब आ जाए जरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबसे बड़ी खबर है, मरीम नवाज़ की कुछ मासूम ख्वाहिशें भी आई हैं। वो साहिवाल गई थी जलसा करने के लिए, जो सबसे छोटा ग्राउंड था उसका इंतखाब किया गया, और वो ग्राउंड भी आधे से ज़्यादा खाली पड़ा था। ये मनाजिर आप देख लें उसके, मुझे अभी कुछ दोस्तों ने भेजे हैं। ये मनाजिर उस वक्त के हैं जब मरीम नवाज़ साहिबा तकरीर कर रही थी, यानी साहिवाल जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तोती बोलता था, उस वक्त मरीम नवाज़ की तकरीर के दौरान लोग छोड़ कर जा रहे थे, और लोग आपस में बातें कर रहे थे, और बहुत थोड़ी तादाद में लोग मैदान के अंदर खड़े थे, और छोटा सा मैदान जो है उसका इंतखाब किया गया था। तो ये सिचुएशन हो गई है। इसके बावजूद कि तमाम सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए गए, और तो और बिजली भी चोरी की थी। मैंने 2010 में गालिबन नवाज शरीफ के एक जलसे में बिजली चोरी पकड़ ली थी, और मैंने वो खबर टीवी चैनल्स को दे दी थी। कुछ टीवी चैनल्स पे वो खबर चल गई थी और कुछ ने नहीं चलाई थी। उसके बाद ख्वाजा साद रफ़ीक साहब बड़े गुस्से में हमारे ऑफिस आए थे, और उसका मैंने खुमियादा भुगता था बाद में, क्योंकि हमारे डायरेक्टर न्यूज़ उस दौर में फ़ाद हुसैन साहब हुआ करते थे। और ख्वाजा साद रफ़ीक ने आके फ़ाद हुसैन से बात की, और फिर मेरे ऊपर नज़ला गिरा इस बात का कि आपने ये कहाँ से ढूंढ ली, और ये चोरी की बिजली कैसे, और ये क्यों है। तो इसके ऊपर बड़ा एक मसला उठ गया था, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को बड़ा माइंड किया था उन्होंने। मैंने देखा कुंडा लगा हुआ है सामने बिजली के साथ, खंबे के साथ, तो मैंने कहा कुंडा लगा के कौन सा जलसा होता है भाई, मीटर के अंदर लगाओ, बिल दो जाके, या अपने स्विच के अंदर लगाओ, उसका बिल भरो, या अपना जनरेटर लगाओ। तो चोरी की बिजली पे जलसा कर रहे थे। वैसे ही आज मरीम नवाज़ ने भी, ये आप देख लें कि डायरेक्ट तारें लगी हुई हैं, और इनके साथ जो है मरीम नवाज़ साहिबा के जलसे का बंदोबस्त किया गया है। अब ये मरीम नवाज़ साहिबा की मासूम ख्वाहिश है कि मेरे अब्बू को पहले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पूरा मौका दिया जाए। जो डील है ना एक्चुअली जो लंदन में हुई है, वो डील पूरी आज मरीम नवाज़ साहिबा ने बेनकाब कर दी। हम कई दफ़ा कह चुके हैं, कोई मानता नहीं था, आज वो डील बेनकाब हो गई है। मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा कि इमरान खान साहब के खिलाफ तमाम एक्शंस किए जाएं, उनको बाहर किया जाए मैदान में से, और मेरे वालिद को वापस लाने का बंदोबस्त किया जाए, और उनको बाइज्जत बरी किया जाए, उनके सारे मामला सीधे किए जाएं, फिर आप इलेक्शन करवाएं तो हम इलेक्शन में जाएंगे, वरना हम इलेक्शन में नहीं जाने देंगे। ऐसे तो नहीं होगा, ये कौम आप लोगों को घसीट कर इलेक्शन में ले जाएगी। और बड़ी मासूम ख्वाहिशें ऐसी होती हैं कि हर ख्वाहिश के ऊपर दम निकलता है, लेकिन सारी ख्वाहिशें ज़िंदगी में कभी पूरी नहीं होती। यानी आपके सदके बारी तो जा सकते हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं दे सकते, बारी आपको नहीं दे सकते। तो बारी कैसे आपको मिलेगी? बारी मिलेगी अवाम जब आपको वोट डालेंगे। अभी दुर्गत बनी है वहाँ पे राजनपुर में, बेड़ा गर्क कर दिया लोगों ने वहाँ पे। टर्न आउट देखें, लोगों को पता है इन्होंने असेंबली में नहीं जाना,
या ये असेंबली रहनी है या नहीं रहनी, चंद दिनों की बात है। इसके बावजूद लोग बड़ी तादाद में निकले, बड़ा टर्नआउट था, लोगों ने वोट पहले से भी ज़्यादा डाले, 2018 की जनरल इलेक्शन से भी ज़्यादा डाले। इस फर्क को समझिए, अभी आपको समझ नहीं आएगी, इस वक्त आपको गोते आ रहे हैं और आपकी अवामी मकबूलियत जो है वो ज़मीन बोस हो गई है। अब आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो कार्रवाई है उस हवाले से। एक तो चीज़ सेटल हो गई है, वो ये था कि आज खुद नोटिस वाला मामला था और बेंच वाला मामला था जो उठ गया था, उसमें कुछ एतराज़ात सामने आए थे। तो 4 जजेस खुद इस बेंच से अलग हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात आज खुद नोटिस केस 23 फरवरी की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामा क्या है? चीफ जस्टिस सरबराही में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान बंदुखेल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर पर मुश्तमिल 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत शुरू की। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने बताया कि 4 मुअज़्ज़िज़ मेंबर्स जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस याया अफरीदी ने खुद को बेंच से अलग कर लिया है और अब अदालत का बेंच, बाकी बेंच जो है, जो अब नया बेंच बन गया है, नए सिरे से केस शुरू हो गया है, क्योंकि जो पहले वाला था वो सेटल हो गया। अब ये एक नया बेंच बना है 5 रुकनी, ये बेंच अब केस को सुनेगा। इख्तलाफी नोट्स वहाँ पे मौजूद है, लेकिन ये चीज़ तय हो गई है कि 5 रुकनी बेंच अब बन गया है जो इस केस को सुनेगा। जिन जजेस पे एतराज़ था वो भी निकल गए और कुछ जजेस वैसे भी निकल गए, उनके इख्तलाफी नोट्स भी आ गए। ये चीज़ें अब मादी का किस्सा बन गई हैं। अब क्या होगा इसके ऊपर हम बात करते हैं। और बातचीत हुई क्या? जज साहब ने कहा कि कल 9:30 बजे, ये सुबह जो आएगी, अब समाअत शुरू करके कल ही ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ कि कल ही शुरू करेंगे और कल ही उसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जब तक हुक्मनामा वेबसाइट पर ना आ जाए जारी नहीं कर सकते। जस्टिस जमाल मंदोखेल का नोट हुक्मनामा से पहले ही सोशल मीडिया पर आ गया। मुस्तकबिल में एहतियात करेंगे कि ऐसा वाक़या ना हो। ये बस इतना मेरे ख्याल में कहना काफ़ी है। और अदालती अहकामात पहले वेबसाइट पर आते हैं, फिर पब्लिक होते हैं। इलेक्शन 90 दिन से आगे नहीं जा सकते। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने पूछा कि क्या इलेक्शन में 90 दिन से ताख़ीर हो सकती है? अली ज़फ़र बैरिस्टर जो है उन्होंने जवाब दिया कि इलेक्शन में 1 घंटे की भी ताख़ीर नहीं हो सकती और तारीख की ना इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी ले रहा है ना गवर्नर। सदर मुमलिकत ने मामले पर 2 खतूत लिखे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सदर मुमलिकत का ख़त हाई कोर्ट हुक्म के मुतज़ाद है। फिर उसके बाद जो है जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने तो अपने जवाब में खुद लिखा है कि गवर्नर से मुशावरत आइन में नहीं। अगर मुशावरत नहीं तो कमीशन फिर खुद इलेक्शन की तारीख दे देता। इलेक्शन कमीशन अगर खुद तारीख दे दे तो क्या ये तौहीन अदालत होगी? वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में केस की अगली समाअत कल है। चीफ जस्टिस ने कहा कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को पेशावर हाई कोर्ट में 21 दिन जवाब जमा करवाने के लिए दिए गए। पेशावर हाई कोर्ट ने 21 दिन का नोटिस क्यों दिया फरीकैन को? कानूनी नुक्ता तय करना है, ये कोई दीवानी मुकदमा तो नहीं है कि इतना वक्त दे दिया गया है। बहरहाल दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन ने सवाल किया जस्टिस जनाब मुनीब अख्तर साहब ने कि 2013 और 2018 के इंतखाबात की तारीखें किसने दी थी? तो इस पर जवाब आया कि सदर पाकिस्तान ने दी थी। तो फिर तो मसला ही हल हो गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से कहा है कि सदर भी इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं। इस बात को अब याद रखिएगा कि सदर ऑलरेडी तारीख दे चुके हैं 9 अप्रैल 2023 की। अब मामला ये है कि सीधा साधा केस है। 18 जनवरी से गवर्नर तारीख देने में नाकाम रहे हैं, ये बात अदालत ने कह दी है। खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी को जवाब जमा करवाने की हिदायत की उन्होंने और आज ही गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी जो है वो जवाब जमा करवाएं। और सीधा साधा केस है कि 18 जनवरी से गवर्नर तारीख देने में नाकाम रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वो मेरी बात हुई अज़हर सिद्दीक साहब से, उन्होंने कुछ फैक्ट्स मुझे बताए हैं क्योंकि वो इस केस के अंदर बड़ा मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। ये जो बेंच है ये डिज़ोल्व हो गया है, एक नया बेंच बन चुका है, केस नए सिरे से सुना जा रहा है और पहले 9 जजेस थे, अब 5 जजेस मौजूद हैं। होता यह है कि 90 दिनों के अंदर इंतखाबात करवाना पड़ता है। जो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत है वो 90 दिन है, जो इसकी कम से कम मुद्दत है वो 60 दिन है। यानी 61वें दिन से लेकर 90 दिन के बीच में किसी भी वक्त इंतखाबात करवाए जा सकते हैं आईने पाकिस्तान के मुताबिक। अब हुआ यह है कि ऑलरेडी एक वायलेशन हो चुकी है और यह सुबह अदालत में मामला उठाया जाएगा कि जो 61वें दिन वाली वायलेशन है वो हो चुकी है। यानी 60वें या 61वें दिन भी इंतखाबात करवाए जा सकते हैं। ये वाली वायलेशन इसलिए हो चुकी है कि इस मामले को आगे बढ़ाया ही नहीं गया। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जो फैक्ट्स हैं मैं आपके सामने रख देता हूं।
लाहौर हाई कोर्ट में यह मामला 30 तारीख को शुरू हुआ था। 10 तारीख को लाहौर हाई कोर्ट ने इसको ख़त्म कर दिया था। उस वक्त 63 दिन बाकी थे और उनको यह लगा कि 2-3 दिन के अंदर इसके ऊपर फैसला हो जाएगा, कम से कम 60 और ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन वो टाइम ड्यूरेशन आईने पाकिस्तान के मुताबिक मिल जाएगी। लेकिन जब वो नहीं मिली तो अजहर सिद्दीक साहब ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की। उसके बाद उन्होंने एक और दरख्वास्त दायर की जिसमें उन्होंने कहा कि जज जो हैं वो अहकामात जारी करे अदालत सदर पाकिस्तान के लिए कि सदर पाकिस्तान को डायरेक्शन दी जाए कि वो इलेक्शन की तारीख दें, क्योंकि ये हुकूमत नहीं दे रही। फिर जो है 20 फरवरी 21 फरवरी ये सारे केसेस इन दिनों में चलते रहे और एक नोटिस जो है वो सदर पाकिस्तान को भी किया गया और जिस दिन नोटिस किया गया उसी दिन सदर पाकिस्तान ने इंतखाबात की तारीख दे दी। तो अब ये बिल्कुल एक सिंपल चीज़ हो चुकी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस मौजूद नहीं है। आप देखेंगे कि कल मंगल वाले रोज़ या ज़्यादा से ज़्यादा बुध वाले दिन इसके ऊपर फैसला आ जाएगा और कभी इम्कान ये है कि ख्वाहिश के बरक्स इलेक्शन में तो जाना पड़ेगा। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।